हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनहेरिटेंस क्लासेस। आज हम रॉल्स लॉ का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रॉल्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो रॉल्स लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करने के लिए आपको रॉल्स लॉ के बारे में सारी बातें डिटेल में पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो जो रॉल्स लॉ की सारी स्टेटमेंट है, सारी बातें हैं, सारी डेरिवेशन है, ग्राफ है, ठीक है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट हमने डिस्कस किया था रॉल्स लॉ के पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले पार्ट 1 को अच्छे से देख लें, देन उसके बाद पार्ट 2 को अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो रॉल्स लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जब हमने अगर रॉल्स लॉ पढ़ा है तो हमें ये पता होगा रॉल्स लॉ हमें क्या बताते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल्स टू पीए नॉट into chi A, यानी partial pressure of component A is directly proportional to its mole fraction in the solution। proportionality sign हटा के हम कांस्टेंट लगाते हैं PA नॉट। ठीक है। इसी तरह से PB का अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B is directly proportional to mole fraction of B in the solution। ठीक है ना। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। तो अगर हमें रॉल्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, मेंशन किया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है। देन उसके बाद डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट के थ्रू, डाल्टन्स लॉ क्या कहते थे, टोटल प्रेशर जो ओवर द सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो कौन से दो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, एक ए कंपोनेंट लिया है, दूसरा बी कंपोनेंट। तो इन दोनों ही कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को अगर हम सम कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी टोटल मिल जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हमने क्या किया था, एक छोटी सी डेरिवेशन करी है हमने रॉल्स लॉ में और हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है पीए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पीए इनटू काई बी। ठीक है ना। एक और फॉर्मूला मिला था जिसमें क्या होता है, पीबी नॉट प्लस पीए नॉट माइनस पीबी नॉट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, काई ए आ जाएगा। ठीक है ना। आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अभी के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो रॉल्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये बी वाला फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए जो डेरिवेशन से आया था। देन फिर ये फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी इन सॉल्यूशन। ठीक है ना। हमारे सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट्स है उनका मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं और कौन से फेज में, सॉल्यूशन में। ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर। तो सिंपल ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है ना। ये हमने 11th में भी पढ़ा होता है, 12th में भी पढ़ते हैं हम इसे। ठीक है ना। चलो, तो ये क्या कहता है हमें, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसके मोल्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय जितने भी कंपोनेंट है हमारे सॉल्यूशन में उन सभी के मोल्स को नीचे ऐड कर देंगे। ठीक है ना। जैसे कि हमारे जो सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट है ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी का सम। ठीक है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसके मोल्स न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय कंपोनेंट के मोल्स को ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्मूला भी क्लियर हो गया आपको। फोर्थ जो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये अगेन हमने रॉल्स लॉ में लास्ट में सीखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। ठीक है ना। ये और ये अलग है, यहाँ पे इन सॉल्यूशन था और यहाँ पे क्या है, इन वेपर फेज है। क्लियर। चलो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। तो अगर मुझे वेपर फेज में कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर डिवाइडेड बाय पी टोटल। ठीक है ना। ये भी मोल फ्रैक्शन है बट ये कहां पर है, वेपर प्रेशर में। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे सिंबल अलग है और यहाँ पे सिंबल अलग है। ठीक है। जब भी हम सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हम सिंबल लिखते हैं काई ए एंड काई बी। अब क्योंकि हमने काई ए और काई वर्ड जो ऑलरेडी यूज कर लिया है, ठीक है, सिंबल ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो वेपर फेज में हम एक नया सिंबल बना लेते हैं, दैट इज y। ठीक है। तो यहाँ पर बोल देते हैं y a एंड y b। ठीक है। तो अगर हमें b कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन वेपर फेज तो क्या हो जाएगा, yb इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ b डिवाइडेड बाय p टोटल। ठीक है। तो रॉल्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चारों फॉर्मूले हमें क्लियर होने चाहिए। सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है इन फॉर्मूले में तो पहले फर्स्ट वाली वीडियो को, रॉल्स लॉ के फर्स्ट वीडियो को आप अच्छे से देखें, वहां पे मैंने इन सभी फॉर्मूले को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। ठीक है ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है ना। और जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है ना। तो वो दोनों ही न्यूमेरिकल्स जितने भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो
एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.5 है और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये, तो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आता है, ठीक है ना, तो आप रॉल्स लॉ पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ध्यान से समझना है इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि उसमें जो जो चीजें गिवन है, ठीक है ना, और क्या क्या उसमें पूछा गया है, ठीक है। जो हमें गिवन है और जो पूछा गया है उसके बेस पे हम कौन सा फॉर्मूला वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा टेक्निक होती है किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने की, ठीक है। तो हम भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या क्या यहाँ पे गिवन है वो देखते हैं। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन और दिस इज डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है हमसे, हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन, ठीक है ना। तो ये प्योर, ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 नॉट, कितना हमें गिवन है, ये है 200 mmHg, दिस इज 200 mmHg। mmHg अभी मैं समझाता हूँ, mmHg प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 का भी प्योर फॉर्म में प्रेशर गिवन है, कितना है 415 mmHg, 415 mmHg, ठीक है। mmHg क्या है, प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन दोनों की हमें क्या गिवन है, जब वो प्योर होते हैं, जब वो प्योर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम पे उसका जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज 200 mmHg क्लोरोफॉर्म के लिए और 415 mmHg डाइक्लोरोमीथेन के लिए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन, ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर पे हमने क्या किया है, 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म का और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन का आपस में मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट करो, ठीक है ना। समझ में आया सबको। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें यहाँ पे, कैलकुलेट, तो फर्स्ट थिंग जो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे वो क्या है, P टोटल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है हमें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब भी हम निकालते हैं तो वो बेसिकली क्या निकाल रहे होते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। तो हमें P टोटल निकालना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं हमें, ऑल्सो, ठीक है ना, ऑल्सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है ईच कंपोनेंट का, क्या सॉल्यूशन वाले में, नहीं, किसमें, वेपर फेज में, यानी गैस वाले फेज में निकालना है। तो क्या हमें काय ए काय बी निकालना है, तो आंसर है नहीं, हमें वेपर फेज में पूछा गया है तो वाई ए एंड वाई बी निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट जो हमसे पूछा गया है दैट इज, आप क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन कहाँ पे, वेपर फेज में। तो जब वेपर फेज में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो हमसे क्या पूछा गया है, वाई ए पूछा गया है एंड वाई बी पूछा गया है, ठीक है ना, वाई ए एंड वाई बी पूछा गया है। इतना क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या मान लेते हैं, जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसको हम मान लेते हैं ये ए कंपोनेंट है
और CH2Cl2 जो है हमारा वो कंपोनेंट B है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे Ya लिखा है। दिस इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज, ठीक है ना। चलो अब आप सबको ये सारी बातें समझ में आ रही है जो भी मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और फिर ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी दो चीजें जो यहाँ पे गिवन है वो देख लेते हैं, ठीक है। हमें मास ऑफ ए कितना गिवन है 25.5 ग्राम, कितना गिवन है 25.5 ग्राम। और मास ऑफ बी कितना गिवन है, मास ऑफ बी ये है 40 ग्राम, यानी मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन हमें कितना गिवन है 40 ग्राम, ठीक है। अब समझते हैं। तो मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर। इस कंटेनर में हमने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपोनेंट ए प्रेजेंट है एंड कंपोनेंट बी प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्योंकि कंपोनेंट ए और बी दोनों ही वोलेटाइल है तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वेपर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। कंपोनेंट ए एंड बी वेपर फेज में होंगे यहाँ पे, और इस सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे और वो प्रेशर ए और बी दोनों मिलके अप्लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज पी टोटल, और ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो हमें पी टोटल फर्स्ट क्वेश्चन में पी टोटल फाइंड आउट करना है। तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो पी टोटल का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। पी टोटल का फॉर्मूला अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलो तो अब हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो पी टोटल इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू, यहाँ पे ए है तो ये क्या हो जाएगा काय बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए ओवर द सॉल्यूशन। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या पता है। क्या पी ए नॉट हमें पता है, हाँ। ए हमारा क्या है क्लोरोफॉर्म, और पी ए नॉट का हमें वैल्यू कितनी गिवन है 200। क्या पी बी नॉट हमें गिवन है, बी क्या है डाइक्लोरोमीथेन, क्या इसकी वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है। अब यहाँ पे काय बी क्या हमें गिवन है, यहाँ पे नहीं गिवन है, तो काय बी को हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी को हमें यहाँ सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा इसका फॉर्मूला, जिसका मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं उसके मोल्स होंगे ऊपर डिवाइडेड बाय जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के मोल्स को हम डिवाइड कर देंगे सम करके, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, क्लियर। अब मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं मोल्स। तो अगर मुझे मोल्स ऑफ ए निकालने हैं, मोल्स ऑफ ए, तो मोल्स ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, ठीक है, मोलर मास ऑफ ए। अगर मुझे मोल्स ऑफ ए निकालना है तो मोल्स ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। अब मुझे गिवन मास ऑफ ए कितना पता है, गिवन मास ऑफ ए कितना गिवन है 25.5 ग्राम, तो ये हो जाएगा दिस विल बी 25.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए क्या होता है, ए कौन सा कंपोनेंट था क्लोरोफॉर्म, तो ये लिख लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए दैट इज क्लोरोफॉर्म। इसका मोलर मास निकालने के लिए यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। कितने क्लोरीन है यहाँ पे 3, तो 3 इंटू एक क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 35.5, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, एक यहाँ पे आ जाएगा 15 और एक 16 और यहाँ पे 3 3 जा 9 106.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 13 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास हम इस तरह से निकाल सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें मोलर मास ऑफ ए भी पता चल गया कितना है, दिस इज ये क्या है मोलर मास ऑफ ए, ठीक है। कितना है वो 119.5, तो 119.5,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ ए। अब सिमिलरली हम मोल्स ऑफ बी भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ बी, गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। गिवन मास ऑफ बी हमें कितना गिवन है, 40 ग्राम, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी। तो बी कौन सा कंपोनेंट था, डाइक्लोरोमीथेन, तो हम डाइक्लोरोमीथेन का मोलर मास निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा CH2Cl2 इज इक्वल्स टू कितना, अब यहाँ पे कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन का होता है 12 प्लस कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 इंटू एक का होता है 1, और कितने क्लोरीन है यहाँ पे 2, और एक क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 35.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 14 प्लस 35.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 71। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऐड करने के बाद 85 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी कितना आ जाता है 85, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 85, और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, आप कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिंपली हमारे पास ये कैलकुलेटर है और हमारे पास वैल्यू है 25.5, सॉरी क्लियर कर लेते हैं इसको, 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5, दिस कम्स आउट टू बी 0.213, ठीक है ना। कितना आ गया 0.213, तो ये हो गया 0.213 क्या मोल, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाला, मोल्स ऑफ ए, और मोल्स ऑफ ए हमारे पास कितने आ गए 0.213 मोल, क्लियर। चल अब 40 को 85 से डिवाइड कर लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 85, 40 डिवाइडेड बाय 85, और ये आ जाता है 0.470, ठीक है ना। ये आ जाता है 0.470, ठीक है, मोल। तो दिस कम्स आउट दिस, ठीक है। अब देखो हमारे पास मोल्स ऑफ ए भी है, मोल्स ऑफ बी भी है, तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो मोल्स ऑफ बी हमारे पास कितने हैं, मोल्स ऑफ बी है हमारे पास 0.47 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए कितने 0.213 प्लस 0.47, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0.47 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3 और 8, और ये हो जाएगा 4 और 2 6, ठीक है ना। तो 0.47 डिवाइडेड बाय 0.683, तो क्या है हमारे पास 0.47 डिवाइडेड बाय 0.683, दिस कम्स आउट टू बी 0.688, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास क्या 0.688, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया सबको। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकाला है। क्यों निकाला हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला गया हमसे, टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर का जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमें इस फॉर्मूले में बस एक चीज नहीं पता थी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला हमने। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी भी नहीं पता हमें, तो यहाँ पे हमने मोल्स ऑफ ए निकाला और मोल्स ऑफ बी निकाला, और फाइनली हमने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज, और डिवाइड करने के बाद फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ गई 0.688 क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्लियर। चलो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना।
तो अब पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट, और पी ए नॉट कितना है हमारा 200। ए हमने किसको माना है क्लोरोफॉर्म को, तो पी ए नॉट क्या हो जाएगा 200, तो दिस विल बी 200 प्लस, ठीक है। पी बी नॉट हमारा क्या है, पी बी नॉट 415 है, माइनस पी ए नॉट कितना हो जाएगा 200 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 0.688, 0.688, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 200 हो गया प्लस 415 में से 200 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 215 इंटू ये हो जाएगा 0.688, ठीक है ना। अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से, तो इसे सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास पी टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है 215 मल्टीप्लाइड बाय 0.688 and it comes out to be 147.92, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू 147.92, तो 200 प्लस 147.92, ठीक है। इसमें ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 347.92 mmHg। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमें टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया था, तो फाइनली हमने टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो समझ में आया आपको कैसे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें टोटल प्रेशर निकालना था, इस तरह से हम टोटल प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी निकालो, कौन से फेज में, वेपर फेज में, ठीक है। तो अगर वेपर फेज में हमें ये काम करना है, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, बाई ए निकालना। तो बाई ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए डिवाइडेड बाय पी टोटल। अब देखो हमें निकालना क्या है, बाई ए निकालना है, और हमें पी ए डिवाइडेड बाय पी टोटल करना है। तो पी टोटल तो हमें पता है कितना है, पी टोटल 347.92, बट क्या हमें पी ए पता है, नहीं, तो हमें पी ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे आएगा पी ए, तो अभी याद करो जब मैंने फॉर्मूले दिखाए थे अभी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में वीडियो के, तो पी ए का फॉर्मूला क्या आया था, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इनटू काय ए, ठीक है ना। और पी ए नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है पी ए नॉट 200, और काय ए, पी ए नॉट हमारे पास कितना हो जाएगा 200, दिस इज 200। अब काय ए कहां से आएगा, देखो हमारे पास मोल फ्रैक्शन का एक ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है ये, हमारे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर हम उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम करें तो उनका सम आना चाहिए 1 के बराबर, ठीक है ना। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी का मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमारा जो सॉल्यूशन इसमें कितने कंपोनेंट है, ए एंड बी 2 कंपोनेंट है, इन दोनों ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करें तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे काय बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है और काय ए की वैल्यू नहीं पता, मुझे काय ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, काय ए की वैल्यू को निकालने के लिए काय बी को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काय ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस काय बी, 1 माइनस काय बी, ठीक है ना। और 1 माइनस काय बी कितना है हमारे पास 0.688, ठीक है, कितना है 0.688। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, काय ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो काय ए विल बी माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 21, और फिर 9 में से 6 के 3, तो ये आ जाएगा 0.312,
ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे सॉल्यूशन में, जैसे कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करते हैं तो किसके बराबर आना ही चाहिए, 1 के। इसमें से एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें ऑलरेडी पता है, जिसका नहीं पता है उसको 1 में से माइनस कर, जिसका नहीं पता उसे निकालने के लिए 1 में से काय बी को माइनस कर देंगे, काय ए हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब इस काय ए की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और कितनी वैल्यू है 0.312 और अभी इसे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे। इजीली हो जाएगा, हाँ हो जाएगा इजीली। तो ये 2 zeros को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 2 into 31.2, ठीक है ना। अब 31.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 4.31 का डबल क्या होता है 62, ये हो जाएगा 62.4 mmHg, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी इजी थी तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो हमारे पास हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया YA=PA/P टोटल। तो ये अप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है P टोटल तो हमें ऑलरेडी पता है, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नहीं पता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, रॉल्स लॉ लगा के। रॉल्स लॉ क्या कहता है, PA=PA0 काय ए। अब PA0 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, काय ए नहीं हमें पता था, तो हमने यहाँ से काय ए भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। और फाइनली सॉल्व करके PA की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, PA कम्स आउट टू बी दिस 62.4 mmHg, ठीक है। अब YA निकाल लेते हैं। YA क्या हो जाएगा 62.4 डिवाइडेड बाय P टोटल कितना है हमारे पास 347.92, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा अभी थोड़ी देर में हम लिख लेंगे। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो अब इसी तरीके से इसी फॉर्म से हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे, दैट इज YB निकालेंगे। एक बार रुको, इसको सॉल्व करके वैल्यू देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 62.4 डिवाइडेड बाय व्हाट 347.92 और ये आ जाता है 0.179, नहीं यार 0.179 नहीं आना चाहिए, क्या आ रहा है यार, सब गलत हो गया क्या, पूरी मेहनत गलत हो गई इंसान। 62.4 डिवाइडेड बाय 347.92 नहीं 0.179 नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। 62.4 डिवाइडेड बाय 347.92, हाँ कट, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 62.4 को डिवाइड करते हैं 347.92 से, तो जो हमारी वैल्यू आती है दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.179, क्या आ रहा है 0.179, ठीक है। तो जो हमारे पास YA आ जाता है, YA कम्स आउट टू बी 0.179, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया काय ए प्लस काय बी, काय ए क्या है मोल फ्रैक्शन, YAB क्या है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। पर कौन से फेज में, वेपर फेज में। अब वेपर फेज में कितने कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वेपर फेज में यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। तो इन दोनों के भी मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, YA प्लस YB इज इक्वल्स टू व्हाट 1। यहाँ पे YA हमें पता लग गया है, YB पता लगाना है, तो YB इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा YA। तो 1 माइनस YA की वैल्यू कितनी है
0.179 और 1 में से 0.179 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 में से 9 गया 1 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा और फिर अगेन 9 में से 1 गया 8 बचा, ठीक है ना। तो 0.821 दिस इज YB, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन वेपर फेज, ठीक है। तो सेकंड पार्ट काफी इजी था, इजी तो हमारा फर्स्ट पार्ट भी था, ठीक है ना। एक बार मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें दो चीजें ऑलरेडी गिवन है। कौन सी दो चीजें? प्योर फॉर्म में क्लोरोफॉर्म का प्रेशर क्या है 200 एंड प्योर फॉर्म में डाइक्लोरोमीथेन का प्रेशर क्या है 450, ठीक है ना। ये वैल्यू हमें गिवन थी और हमसे बोला गया हमने ए और बी यानी क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन को, ए और बी को हमने मिक्स किया। कितना अमाउंट मिक्स किया उसका? 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म का और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन का। तो मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बना। अब क्या करा कि ये दोनों ही ए और बी दोनों ही कंपोनेंट क्या है वोलेटाइल है, तो ये क्या करेंगे लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाएंगे और वेपर फेज में ये क्या करेंगे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो वेपर फेज में क्या करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, ए अप्लाई कर रहा है या सिर्फ बी अप्लाई कर रहा है? नहीं, दोनों अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों ने जो प्रेशर अप्लाई किया दैट इज P टोटल और ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज V टोटल निकालना है, P टोटल निकालना है हमें, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालो, मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट निकालो, बट कौन सी फेज में? वेपर फेज में। और वेपर फेज में जब भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम YA YB निकालते हैं और सॉल्यूशन फेज में हम क्या निकालते हैं Chi A एंड Chi B निकालते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन Chi A Chi B निकालते हैं और वेपर फेज में YA YB निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी बातें हमें गिवन थी। अब हमें P टोटल निकालना है, तो P टोटल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है P टोटल इज इक्वल्स टू PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 इनटू Chi B, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे PA0 PB0 PA0 ये सारी चीजें हमें गिवन है, बस Chi B हमें नहीं गिवन है। तो Chi B निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Chi B का फॉर्मूला क्या होता है? किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? B का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल से ऊपर बाकी कंपोनेंट जितने भी प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में उन सभी के मोल्स को हम नीचे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाती है ये, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ ए और बी हमने यहाँ पे निकाले, ठीक है ना। मोल्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं? इस तरह से। मोल्स ऑफ बी हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास Chi B आ गया और Chi B की वैल्यू को फिर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम Chi B की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं और फिर हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है टोटल प्रेशर, यानी ये जो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है दैट इज 347.92 mmHg, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व आउट हो गया। देन उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालने को बोला गया है इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज का फॉर्मूला क्या होता है? YA इज इक्वल्स टू PA अपॉन में P टोटल। P टोटल तो ऑलरेडी हमने अभी निकाला है, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमें नहीं पता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे? रॉल्स लॉ से निकालेंगे। तो PA इज इक्वल्स टू PA0 Chi A। अब PA0 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितना 200, Chi A हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हमें Chi B पता है तो Chi A प्लस Chi B इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 1 के बराबर। तो यहाँ से Chi B हमें पता है, Chi B को उधर ले जाते हैं तो Chi A इज इक्वल्स टू 1 माइनस Chi B और हमें Chi A की वैल्यू मिल जाती है 0.312, जिसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो सॉल्व करके हमें PA की वैल्यू मिल जाती है। देन PA की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो YA इज इक्वल्स टू हमारा आ जाता है 0.179, ठीक है। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन वेपर फेज, ठीक है। देन उसके बाद YA प्लस YB, ठीक है ना। अगेन YA क्या है? मोल फ्रैक्शन है। ये YA एंड YB क्या है? मोल फ्रैक्शंस है। तो इन दोनों के ही मोल फ्रैक्शन का सम अगेन किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर। अब हमें YA की वैल्यू ऑलरेडी पता है, YB नहीं पता है, तो YB को फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? 1 में से YA को माइनस करेंगे तो YB कम्स आउट टू बी 0.821, ठीक है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात मैं समझाना चाहता हूँ वो अप्रोच समझाना चाहता हूँ। अप्रोच क्या है? जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो लिखेंगे, जो हमसे पूछा गया है वो लिखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें
आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो, ठीक है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स रहते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे, मैं और भी न्यूमेरिकल्स रॉल्स लॉ पे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। अगर मैं होमवर्क देना चाहूँ आपको, अगर मैं आपको होमवर्क क्या मतलब जस्ट आपको एग्जांपल्स बता दूं कि और कौन कौन से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, तो यहाँ मुझे जगह दिख रही है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप रॉल्स लॉ का इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.8 सॉल्व करो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है वो। फिर एक्सरसाइज में 3 न्यूमेरिकल्स और हैं रॉल्स लॉ पे, वो भी आप सॉल्व करो, ठीक है ना। एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, 36 एंड 38, ठीक है ना, 16, 36 एंड 38। तो टोटल ये एग्जांपल हो गया, एक मैंने आपको इंडेक्स बताया 2.8 और 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया। अगर ये 5 न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लेते हो 1 से 2 बार, तो आपको रॉल्स लॉ पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अगेन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।